Good morning, dear student. Now we will continue this chapter, and in this part, we will discuss some important events in European history, some case studies of unifications, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इनका यूनिफिकेशन कैसा हुआ ये हम देखेंगे, और कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे. फर्स्ट इज़ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और इसको हम 1848 का रेवोल्यूशन भी कहते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल भी कहते हैं. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड स्पेशली जर्मनी. 1848 में क्या हुआ बच्चों, ये मैंने स्टेप वाइज इसमें करने की कोशिश की है. सबसे पहले आपको बता ही दिया है कि जो मिडिल क्लास थी इसमें कौन कौन लोग थे, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, आर्टिशियन, ये सब लोग एक ग्रुप बना के ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट सिटी में इन्होंने आने का विचार किया. एंड पॉइंट 2, दे मार्च टू फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये लोग सब इकट्ठे हुए. They drafted a constitution for German nation to be a constitutional monarchy. इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जर्मनी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाएगा. They offered crown on these terms to William IV, king of Prussia, but he rejected. इन्होंने जो प्रशिया का किंग था विलियम फोर्थ, उसको ये ऑफ़र दिया कि आपको हम किंग बना रहे हैं लेकिन आपकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और नेशनल असेंबली आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगी. लेकिन उसने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अपने ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या कोई भी क्या बोलेंगे, कोई भी एक ऐसा पावर नहीं चाहता था. वो किंग को डिवाइन मानता था, अपनी पावर्स को डिवाइन मानता था, तो वो इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ कि उसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए. ठीक है, इस समय जो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री थी वो भी उसको सपोर्ट कर रही थी, और उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के प्रपोजल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया. सो द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड. जो वो इलेक्टेड मेंबर्स आए थे वो ज़्यादा उनको कहीं से सपोर्ट मिला नहीं, एंड किंग ने भी उनकी बात को नहीं माना. एंड फाइनली किंग ने अपने ट्रुप्स बुला दिए, अपनी आर्मी बुला दी, और असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड. उस असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. तो ये एक पहला स्टेप था जर्मन यूनिफिकेशन की तरफ, जो कि लिबरल्स ने, जो लोग ज़्यादा फ्रीडम इक्वालिटी को मानते थे, उनकी तरफ से ये एक कोशिश की गई थी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने की. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया ये सब, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया. लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. जबकि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, फाइनली वो डिसबैंड हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन ये पहला प्रयास था टुवर्ड्स द जर्मन यूनिफिकेशन. सो इट्स कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो कभी कभी आपका आ जाता है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1848, या आपका सीधे क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इवेंट्स वर अंडर दिस रेवोल्यूशन. तो ये पॉइंट्स में आप इसको याद कर लीजिए. ठीक है, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को अब हम देखेंगे. तो आप देख रहे हैं जर्मनी जैसा कोई कंट्री था ही नहीं. 1848 के आसपास आप देख रहे हो वाज नो कंट्री नेम्ड जर्मनी. ये जो प्रशिया आपको दिखाई दे रहा है यही एक्चुअल आज के जर्मनी का जो सेंटर है वो है, और आसपास ये छोटे छोटे कई सारे किंगडम्स थे, जिनमें से प्रशिया जो था सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. नाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ इसको अब हम लोग देखते हैं. नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द जर्मन्स हु वर 1848 ट्राइड टू यूनाइट इनटू अ नेशन स्टेट. नेशनल फीलिंग्स स्ट्रांग हो रही थी. क्यों हो रही थी? जितने कॉजेज अभी तक हमने देखे हैं, रोमांटिसिज्म, ग्रीक वॉर का इम्पोर्टेंस, लिबरल थॉट, न्यू कंजर्वेटिज्म, इन सब से लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हो रही थी. और उसका सबसे पहला रिफ्लेक्शन 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फॉर्म में आया.
लेकिन हमने पॉइंट टू में आप देख रहे हैं कि ये जो लिबरल्स का इनिशिएटिव था ये ख़त्म कर दिया गया। किससे? कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री ने मिला के इसको दबा दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अब प्रशिया जो कि इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था, उसने सोचा कि अब मुझे ही नेशनल यूनिफिकेशन का लीडर बनना है, आगे से लीडिंग रोल इसी का रहेगा। और ऑटो वन बिस्मार्क वहाँ के एक मिनिस्टर थे, इनका बहुत बड़ा रोल इसमें रहा। उसको कहा भी जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट उनको माना जाता है। तो इन्होंने इस बात को समझा कि पिछली बार आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट नहीं मिल पाया था, इसके कारण 1848 का जो रेवोल्यूशन थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इन्होंने बहुत टेक्टफुली पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी को अपनी तरफ मिला लिया और अपनी बातों से उनको बहुत कन्विंस कर दिया। इस बीच 7 years 3 wars over 7 years ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस में चल रहे थे और इट वॉज एंडेड इन द पर्शियन विक्ट्री। और पर्शिया था, इसमें उसको विक्ट्री मिली और इस तरह से प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन पूरा हुआ और आसपास के उन सारे छोटे किंगडम्स को एक करके जर्मन नेशन स्टेट बन गया। जनवरी 1978 में पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज एम्परर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी और फिर यूनाइटेड जर्मनी ने अपने अंडर बहुत सारे रिफॉर्मेशन किए, बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की। देयर आर 3 यूनिफिकेशन इन योर कोर्स, उन तीनों को ही आप अच्छे से समझ लीजिए। ये इसमें ऑटो वन बिस्मार्क का फ़ोटो आपको दिया है, कई बार आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। ये मेज़ेनी जो मैंने आपको पहले बताया था रेवोल्यूशनरी, वो भी आपको बताया है। उसके घर को अब एक म्यूज़ियम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाउ द सेकेंड वन इज़ Italy unification. Italy was divided into many small states, mainly 7, and इनमें आप देखोगे जो सार्डिनिया पिडमोंट है, it was the most important and only it was ruled by the princely state. जो पुराना इटैलिक था ये प्री यूनिफिकेशन का मैप है। ओके, 19th सेंचुरी तक इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट इन विच वन सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। ड्यूरिंग 1830s, Mazzini formed a secret society called Young Italy, tried for unification, but he was not very successful, but his contribution was very important. Third, the failure of these revolutionary uprising, both जो आपका 1831 से 48 के बीच में हुआ, इसमें द मैंटल फेल अपॉन द सार्डिनिया पिडमोंट, उसका किंग जो था किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड, इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कैसे वो इटालियन स्टेट्स को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करे। इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे कि चीफ मिनिस्टर कावोर, उसने बड़ा टैक्टफुल एक अलायंस किया। अलायंस का मतलब ट्रेटी, वन एग्रीमेंट विद फ्रांस, और इससे वो ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट करने में सक्सेसफुल हुआ। तो ये अलग अलग जो छोटे छोटे एरिया में कुछ बड़ी कंट्रीज़ ने अपना रूल वहाँ पे रखा था, वो यहाँ से उनको हराने में कामयाब हुए। सेम वे पॉइंट 5, जो जेसवी गैरिबाल्डी था, उसने अपने रेगुलर ट्रुप्स को वॉलेंटियर आर्म्ड पर्सन्स के साथ साउथ इटली में एंट्री दी और किंगडम ऑफ 2 सिसिली जो था, ये आप मैप में देख सकते हो, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वो जाने में सक्सेसफुल रहा और यहाँ पे जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको उन्होंने हरा दिया, तो ये एरिया भी उनके अंडर आ गया। और इस तरह से आप जानेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो ये उन यूनिफिकेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें उनका कुछ फ़ोटो दिया हुआ है, इसमें ये दिखाया है किस तरह से वो एंटर किए थे। ओके, नाउ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, इसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।